नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मौजूद है। 2 दिन का उनका कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरीके से वो सौगात लेकर पहुंचे गुजरात वासियों के लिए, बताएंगे आगे विस्तार से आशुतोष। शुक्रिया अर्पिता, आपका सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल बहुत भव्य तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद से बद्रीनाथ पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और भक्तों को भी इंतजार है कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं बाबा के दर पर। पूरी खबर विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक करते हैं आगे मालिका का। शुक्रिया आशुतोष। और बात दिल्ली की भी होगी। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के आसमान में स्मॉग नजर आ रही है। चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है, प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। सेठ जी, बहुत धन्यवाद मलिका जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत आपका न्यूज रूम लाइव में। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है और ये धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। 4 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में ये पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री थी और ये पूरी की पूरी इमारत थी और इसमें एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद ये इमारत पूरी तरह से भर कर जमींदोज हो गई। पूरी इमारत ढह गई है। 4 लोगों की मौत की खबर आ गई है, 7 लोग घायल हैं। लेकिन जो गंभीर बात है वो ये कि इस मलबे में, इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है और ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि पटाखा फैक्ट्री थी, काफी लोग वहां मजदूर काम करते थे। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि जिस समय ये धमाका हुआ, ये इमारत गिरी, उस समय कितने मजदूर इस इमारत में मौजूद थे या वहां पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई है, पूरी की पूरी इमारत ढह गई है और अभी इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में कूड़े से बिजली और खाद बनाने वाले एक प्लांट का उद्घाटन किया, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई। मतलब यह हुआ कि दिल्ली में अब कूड़े पर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी आमने सामने हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि आप पहले दिल्ली के भलसवा जाकर कूड़े का ढेर देख लीजिए और उस पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि आप विज्ञापन के द्वारा लोगों को भरवा नहीं सकते हैं, उनमें भ्रम पैदा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विज्ञापन दिखाकर लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। जबरदस्त निशाना साधते हुए अमित शाह ने हमला किया। एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार भी आम आदमी पार्टी ने किया है, ये भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया। मतलब ये हुआ कि कूड़े पर जैसे ही वेस्ट को एनर्जी और खाद में बदलने के प्लांट का उद्घाटन किया, उसके बाद अब कूड़े पर यह राजनीति शुरू हो गई। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं कि आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अर्पिता जी, जबरदस्त राजनीति अब कूड़े पर, और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भलसवा जाइए और देख लीजिए, तो सवाल तो उन पर भी है ना। लेकिन ये एमसीडी को लेकर लड़ाई है, चुनाव होने वाले। बिल्कुल। और देखिए, सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है और सियासत भी इस पर शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कूड़े पर हो रही नारेबाजी इस बात की तस्दीक कर रही है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव दस्तक देने वाले हैं। तस्वीरें भलसवा लैंडफिल साइट की हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां मोर्चा संभाल रखा है और गृह मंत्री अमित शाह को यहां की हालत देखने का न्योता दे रहे हैं।
हम उनको यही दिखाना चाहते हैं कि इस तरह के जो वो फर्जी प्लांट लगा रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे प्लांट दिल्ली के अंदर लग चुके हैं। 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे इसी तरह के प्लांट में खाए जा चुके हैं कि उनको ग्राउंड स्थिति का नहीं पता है। कि भारतीय जनता पार्टी वाले जाके उनको कुछ भी समझा देते हैं, वो बेचारे मिसगाइड हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता यहाँ खड़ी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप आएँ और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं बलसवा लैंडफिल साइट में सारा डेटा आपको देंगे। जो यहाँ के लोग परेशान हैं उसके बारे में भी हम उनको बताएंगे। दरअसल अमित शाह दक्षिणी दिल्ली के ओखला वाले लैंडफिल साइट के पास वेस्ट टू एनर्जी नाम के प्लांट का उद्घाटन किया है। तुगलकाबाद के इस प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। अनुमान है कि प्लांट से 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसी के साथ प्लांट में कूड़े से खाद बनाने का काम भी होगा। बताया गया है कि इसमें रोजाना 2000 मीट्रिक टन तक के कूड़े को ट्रीट किया जा सकेगा। अमित शाह के कार्यक्रम को दिल्ली के एमसीडी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल लिया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी का आरोप है कि बीजेपी वाली एमसीडी ने 3 कूड़े का पहाड़ बनाकर दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूरी दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी शासित निगम रहा है, उन्होंने जो 3 कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, पूरी दिल्ली उस कूड़े के पहाड़ से परेशान है। वो कूड़े के पहाड़ नहीं, वो कैंसर के पहाड़ है। दिल्ली की सियासत में कदम रख ही रहे हैं और कूड़े को साफ करना चाहते हैं, ऐसी मनसा उनकी जान पड़ रही है। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली के जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ आए और उनके भारतीय जनता पार्टी ने 17 सालों में दिल्ली का कैसे सत्यानाश किया, पूरी दिल्ली को कैसे कूड़े के ढेर से रिप्रेजेंट करवाना शुरू कर दिया है, वो भी देखें और समझें आगे। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के मद्देनजर सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर परिसीमन समिति की अंतिम रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है, जिसके मुताबिक कुल 250 वार्ड बनाए गए हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान जल्द किया जा सकता है। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आशुतोष, जैसे ही चुनाव की आहट सुनाई देती है, इस तरीके की बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो जाता है और एमसीडी के चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन सियासत आपको बता दें, कूड़े को लेकर सियासत शुरू हो गई है, पोल्यूशन को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए दिवाली से पहले दिल्ली का दम घुटने लगा है और यही हाल रहा तो दिल्ली वाले बेदम हो जाएंगे, क्योंकि प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में लगातार खतरनाक स्तर तक पहुंचता जा रहा है और आने वाले वक्त में और भी प्रदूषण बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन इसको लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। सियासत किस तरह से चल रही है दिल्ली के अंदर, आप देखें। दिवाली से पहले दिल्ली पर प्रदूषण का शिकंजा कसने लगा। हवा में जहर घुलने लगा। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के आसमान में स्मॉग की चादर नजर आने लगी। सर्दी शुरू होते ही प्रदूषण के अटैक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। बहुत परेशानी होती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है। कई बार घर से निकलती बार ये सोचते कि जाए ना जाए, तो बहुत दिक्कत होती है। और जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो दिक्कत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। सांस लेने में होती है। सबसे पहले सुबह जब सो के उठते हैं तो प्रदूषण रहता है, 24 रहता है, तो बस देखने में थोड़ा बहुत। और जब हम बाइक से निकलते हैं गाड़ी से तो हमें जब होती है। प्रदूषण का ये स्तर तो अभी झांकी है। मौसम विभाग की माने तो गंभीर हालात अभी बाकी हैं। आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको दिखाते हैं कि बुधवार को दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर क्या रहा। दिल्ली में AQI का स्तर 228 मापा गया। वहीं फरीदाबाद का AQI 304, गाजियाबाद का 276, ग्रेटर नोएडा का 237, गुरुग्राम का 186 और नोएडा में 269 रहा। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो सावधान करने वाला है। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कैसी रहेगी हवा। 20 अक्टूबर यानी आज प्रदूषण खराब स्थिति में रहेगा, यानी AQI 201 से 300 के बीच होगा। 22 अक्टूबर को ये बेहद खराब हालत में होगा, यानी AQI का स्तर 301 से 400 के बीच होगा। 22 अक्टूबर के बाद 6 दिनों तक AQI बेहद खराब ही रहेगा। चलिए अब दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की वजहों पर चर्चा करते हैं। अक्सर दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को प्रदूषण की जड़ माना जाता है। 15 सितंबर से 19 अक्टूबर तक पराली जलाने के 3,491 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें पंजाब में 2,625 मामले हैं और हरियाणा से 586 मामले सामने आए हैं,
जबकि यूपी से इस दौरान पराली जलाने के 280 मामले सामने आए। वहीं 19 अक्टूबर को पंजाब में 436, हरियाणा में 122, यूपी में 36 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। लिहाजा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब पंजाब में जलने वाली पराली को लेकर सियासी सवाल भी है, क्योंकि दोनों राज्यों में सरकार आम आदमी पार्टी की है। पिछले 9 दिनों में 3 गुना स्टबल बर्निंग पराली जलाने के किस्से पंजाब से बढ़े हैं। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले तो पंजाब से आने वाले इस प्रदूषण से ही दिल्ली में प्रदूषण होता है, ये आम आदमी पार्टी कहती थी। तो आज इस पर क्या कार्रवाई की गई है वो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बता पा रही है। और आम आदमी पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने तो बायो डिकम्पोजर बनाया था, 68 लाख रुपए का बनाया था, 23 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन पर खर्च किए थे। क्या वो पंजाब में इस्तेमाल नहीं किया गया इतने महीनों में? दिवाली और उसके आसपास प्रदूषण की एक बड़ी वजह आतिशबाजी को भी माना जाता है। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर रोक लगा रखी है, लेकिन दिलचस्प है कि सियासी जलसों में अब भी धड़ल्ले से पटाखों का इस्तेमाल हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और फिर बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि केजरीवाल के विधायक राजकुमार आनंद के समर्थकों ने तब आतिशबाजी की जब उनका नाम मंत्री पद के लिए भेजा गया। अगर 24 घंटे पहले दिवाली के ऊपर ये ऐलान किया गया कि पटाखे जलाने पर आपको 6 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा, अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तो 24 घंटे के बाद क्या वो पटाखों ने ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी? इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या हिंदू विरोधी है? क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों पर पाबंदी होगी? अगर वही पटाखे उनके मंत्री के नियुक्त होने पर, जश्न मनाने पर जलाए जाते हैं तो पटाखे ऑक्सीजन दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आज अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि क्यों उन्होंने दशहरे पे पटाखों पर पाबंदी लगाई थी। सियासत अपनी जगह और सावधानी अपनी जगह। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, ताकि हमें सांस की परेशानी न हो, हमारा फेफड़ा और दिल सुरक्षित रहे। तो दिवाली से पहले दिल्ली में दम घुटने लगा है और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहने वाला है। स्थिति काफी खराब हो चुकी है और चेतावनी ये जारी की गई है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हो सकती है। अब समस्या है तो उसका उपाय क्या रहने वाला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नंबर 1, तंदूर में लकड़ी का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, किस तरह के एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। नंबर 2, डीजल जनरेटर का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत दी गई है, यानी कि अपने स्तर पर आप क्या कुछ कर सकते हैं ताकि प्रदूषण ना फैले। पार्किंग फीस में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि कम से कम लोग अपने वाहन निकालें और कार शेयरिंग को भी जोर दिया गया है। जाम वाली सड़कों पर खास इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग सावधानी बरतें। RWA सिक्योरिटी गार्ड को हीटर दिए जाएंगे। और दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता है तो उसकी वजह पंजाब में जलने वाली पराली को माना जाता है। उसके ऊपर किस तरह से सियासत हो रही है बताएंगे सईद जी। हमेशा ये कहा जाता है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका एक बहुत बड़ा कारण पंजाब के किसान हैं, क्योंकि वो पराली जलाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल लगातार जब उनकी पंजाब में सरकार नहीं बनी थी तो सवाल उठाते रहते थे। अब दिल्ली में भी और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारी संवाददाता ऐश्वर्य पालीवाल की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पे किसानों ने अपनी फसल में आग लगाई है। किसानों का कहना है कि मदद मिलनी चाहिए, सिर्फ राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी। आम आदमी पार्टी की सरकार को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई मदद किसानों तक अभी पहुंच नहीं रही है। किसानों का कहना है कि ये जो फसल जलाने की समस्या है इसका समाधान निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, अगर दोनों सरकारों से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सही समय पे मदद मिले। इस समय भी ऐसा लगता है कि दिवाली जो है वो दिल्ली वालों के लिए एक धुएं वाली दिवाली होने वाली है, क्योंकि पंजाब के अंदर ये जो किस्से सामने आ रहे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि जब मदद मिलेगी, सामने से पैसा मिलेगा और कोई ऐसा प्रबंध होगा जिससे कि ये जो पराली है ये इनके खेतों से लेके जाई जाए और इसका आगे कुछ और मटेरियल बन सके, तभी ये जो समस्या है इसका समाधान निकल सकता है। पराली में असीं अग लाउने आ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
बस मैं झूठे लारे लाਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस चीज को लेके कोई समस्या, ये जो प्रॉब्लम है, इसकी अगर कोई सॉल्यूशन दोनों सरकारें नहीं निकालती हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो हमें देखने को मिल रहा है ऐसे किस्से बढ़ते रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल जो ये केसेस हैं ये काफी कम हो गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बहुत जल्द किसानों तक ये जो पैसा है जिसका वायदा किया गया था वो बहुत जल्द पहुंचा सकेगी। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीफ को लेकर सवाल पूछा गया और अब उस पर जबरदस्त हंगामा शुरू हो चुका है। जो महामना मदन मोहन मालवीय गो रक्षा के बड़े पक्षधर रहे, जिन महामना ने बीएचयू की स्थापना करते वक्त यहाँ खास तौर पर एक गौशाला भी खोली थी, उन्हीं महामना की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गोमांस की पढ़ाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रश्न पत्र बहाना है, लेकिन आरोप है कि गौ हत्या की पढ़ाई कराई जा रही है। ये पेपर दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग का है। इसमें जो सवाल छात्रों से पूछे गए हैं वो हैरत पैदा करते हैं। मसलन सवाल नंबर 1, बीफ क्या है? सवाल नंबर 2, बीफ का वर्गीकरण करें। सवाल नंबर 3, बीफ को बनाने की विधि क्या है? इन सवालों पर विश्वविद्यालय के छात्रों में भारी आक्रोश है। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं तो उनको अधिक से अधिक ये बताएं कि उसके उत्पादन कितने हो सकते हैं, उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं, न कि आप ये बताएं कि गौ से उसके कितने प्रकार के मीट मांस बन सकते हैं। के विश्वविद्यालय में इस तरह से कोर्स डिजाइन करके और प्रश्न पूछना कि बीफ और इन सभी विषयों को लेकर नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीफ पर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बीफ की पढ़ाई कराई जा रही है, जो कि महामना के मूल्यों के कतई अनुरूप नहीं है। इससे न केवल भावना आम आदमी के हाथ हो रही है, बल्कि हम लोग महामना के मानस पुत्र हैं और हम लोगों के सामने ऐसा कुकृत्य हो रहा है। तो जिन लोगों ने यह काम किया है, जिन लोगों ने गो हत्या को बढ़ावा देने का काम किया, उन लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र करने के मुकदमे में उचित कार्रवाई हो। छात्रों ने गोमांस को लेकर ऐसे सवाल पूछने वालों की बर्खास्तगी की मांग की है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आरएसएस ने एक बार फिर से जनसंख्या विस्फोट पर सवाल उठाए और ये कहा है कि जो धर्मांतरण हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से भारत समेत कई देश हैं जिनका विभाजन हुआ है और इसलिए हमें अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। 1947 में हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। 2011 में सूडान के 2 टुकड़े हो गए, दक्षिणी सूडान अलग देश बन गया। 2008 में सर्बिया के 2 टुकड़े हुए, कोसोवा अलग देश बन गया। 2002 में इंडोनेशिया के 2 टुकड़े हो गए, पूर्वी तिमोर अलग होना पड़ा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की माने तो दुनिया में हुए इन देशों के बंटवारे के पीछे जनसंख्या असंतुलन सबसे बड़ा कारण था। देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50-100 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई है। भारत के विभाजन भी हुआ, सूडान का हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। भारत में बढ़ती जनसंख्या और एक समान जनसंख्या नीति को लेकर होने वाली बहस में अक्सर मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध दर्ज किया जाता है। ओवैसी जैसे नेता गिरते प्रजनन दर को लेकर चिंता जताते रहे हैं। संघ की ओर से भी इसे चिंताजनक बताया गया है, लेकिन ये चिंता हिंदू आबादी को लेकर ही जताई गई है। जनसंख्या सूत्र के एक संख्या के दृष्टि से जैसे एक परिवार में कितने रहने चाहिए, 2.1 से अधिक रहने चाहिए एक परिवार में,
संख्या, अब वो 1.9 से कम हो गया है। तो इस के होने से मैंने जैसे कहा, आने वाले वर्षों में बच्चों के, युवकों की संख्या कम होकर बूढ़ों की संख्या के अनुपात ज्यादा होने की संभावना आने वाले 30 वर्षों में, 40 वर्षों में एक असंतुलन है। भारत में जनसंख्या असंतुलन और जनसंख्या नीति को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले भी बयान दिया था। एक बार फिर प्रयागराज में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई तो उसमें जनसंख्या के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या, अध्यात्म और भक्ति के ये 3 स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां से शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा, यानी केदारनाथ से। बिल्कुल, कल केदारनाथ और बद्रीनाथ होंगे पीएम मोदी और उसके बाद 23 अक्टूबर को वो अयोध्या में होंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे किस तरह से पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर वहां तैयारियां की गई हैं इन तीनों धार्मिक स्थलों पर। देखिए आप हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। ये भक्ति का उल्लास है। केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, लेकिन आस्था के आगे ये दुश्वारी छोटी पड़ी हुई है। कल पीएम मोदी केदारनाथ पहुंच रहे हैं। उनके आने से पहले बाबा केदार का धाम पूरी तरह भक्तिमय है। तो आपने देखा कि आस्था का सैलाब जो है वो यहाँ पर है। मौसम जो है वो बर्फबारी हो रही है। भोलेनाथ के भक्त जो है वो यहाँ मौजूद है और यहाँ पर माहौल जो है वो बर्फबारी के बावजूद पूरा बना हुआ है। तमाम देश दुनिया से लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। 14 लाख से ऊपर लोग इस बार दर्शन कर चुके हैं। बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। मौसम खराब हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खराब मौसम जो है वो आस्था पर भारी नहीं पड़ेगा और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस बार जब पीएम आएंगे तो भक्तों के सैलाब के बीच में वो यहाँ पर आपको बता दें कि वो सौगात भी देकर जाएंगे। पीएम मोदी कल सुबह 8:30 बजे केदारनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 9:30 बजे रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर जाएंगे। यहां से वो बद्रीनाथ पहुंचेंगे, जहां सुबह 11:30 बजे दर्शन पूजन करेंगे। यहां वो अलकनंदा नदी रिवर फ्रंट पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आ रहे हैं तो कई सौगातें लेकर भी आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। मास्टर प्लान के तहत यहाँ जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन क्या क्या कार्य हो रहा है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर घाटों का निर्माण हो रहा है। बाबा बद्री विशाल के दर पर ये मां अलकनंदा बहती हुई कल उनकी धारा और बिल्कुल किनारे पर ये घाट निर्माण किए जा रहे हैं। ये फर्स्ट फेज का कार्य है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। अगले हफ्ते दिवाली है और पीएम मोदी के लिए ये हफ्ता भक्ति और आध्यात्म का सप्ताह बनने जा रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी छोटी दिवाली पर भगवान की नगरी अयोध्या जाएंगे, जहां भव्य दीपोत्सव में शामिल होंगे। दीपोत्सव से पहले अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है, जो अगले 2 दिन बाद एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। और अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि राम की पैड़ी पर पहली तस्वीर आज तक दिखा रहा है कि दिए जो हैं वो यहाँ पर आप पहुंचे हैं और ये दिए ब्लॉक्स में लगाए जाने हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तमाम दिए आपको नजर आएंगे और ये वही दिए हैं जो इतिहास रचने वाले हैं। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव, बद्रीनाथ से राजीव ढोंडियाल के साथ शुभंकर मिश्रा, केदारनाथ, आज तक। आपको याद होगा केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, 7 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन श्रद्धालुओं में जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की यात्रा की ये पूरी रिपोर्ट। हम तैयार हैं केदारनाथ की यात्रा के लिए। प्रधानमंत्री के आगमन के पहले, दिवाली से पहले एक ऐतिहासिक यात्रा। लाखों श्रद्धालु इस वर्ष आ चुके हैं, लेकिन एक तनाव है, कितने सुरक्षित है हेलीकॉप्टर, और शुभंकर रावपा में प्रयास कर रहे हैं यही दिखाने का। और देखिए हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। सवाल बहुत सारे मन में है कपाट बंद होने के पहले, लेकिन तैयारियां कैसी केदारनाथ घाटी की दिवाली के पहले। और ये हेलीकॉप्टर हमारा गौरव, आपके मन में कोई सवाल? यही ये अगुस्ता का हेलीकॉप्टर है, बहुत सुरक्षित समझा जाता है। हम इसी हेलीकॉप्टर की
यात्रा करेंगे, आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम जल्द से जल्द यहाँ पहुंच सकते हैं। आइए चलते हैं इसके सफर पे और देखते हैं कितना सुगम अनुभव होता है। देखिए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अगुस्ता हेलीकॉप्टर में फिलहाल हम मौजूद है और 11,000 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद है। ये एक पैसेंजर हेलीकॉप्टर है जो आमतौर पर यात्रियों को ले जाने के लिए होता है। जो पायलट यहाँ पर हैं वो एक्स आर्मी पर्सन होते हैं जिन्होंने अब जीवन भर अपनी सेवाएं जो हैं वो फौज में दी होती है, वायुसेना को दी होती है और वो यहाँ से रोज टेक ऑफ करते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है, उसकी वजह है ये वैली। देखिए कितनी ज्यादा संकीर्ण ये वैली है। हेलीपैड से हम आगे बढ़ रहे हैं और केदारनाथ घाट पर फिलहाल हम मौजूद है। मेरे पीछे हमारा ये चॉपर आपको नजर आ रहा है जिसके जरिए हम यहाँ पहुंचे थे। यात्रा जो हमारी है 10 मिनट में हो गई है और पीछे ही आपको देखिए ये वादियां नजर आ रही है। तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। अब आपको हम दर्शन कराएंगे केदारनाथ घाटी के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम रहने वाले, कल बद्रीनाथ जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, राजीव धौंडियाल की रिपोर्ट दिखाते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले हैं और उससे पहले यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यही वजह है कि बहुत सारे श्रद्धालु अभी इंतजार कर रहे हैं कि बस बाबा बद्री विशाल के एक बार दर्शन कर पाए, क्योंकि सुरक्षा की वजह से फिलहाल मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए। संभवतः अब से कुछ देर बाद सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाए। हमारे साथ भी अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं जो बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आए। तो कहाँ से आए हैं, कितने उत्साहित है और क्या सोच कर आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं कोलकाता से आया हूँ, मेरा नाम विश्वजीत है। तो कोलकाता की बेलघड़िया से आए हुए हम लोग 6 लोग आए थे। पहले हम केदारनाथ गए थे और केदारनाथ के बाद हम लोग बद्री विशाल में आए। तो पहले तो मैं बोलना चाहूंगा जय बद्री विशाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोविंद, जय बद्री विशाल। तो बद्री विशाल में आने के बाद हमें एक उत्साहित मिला, एक उत्तेजना मिला। तो बद्री विशाल के दर्शन कब होगा, लेकिन सुबह से यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी आ रहे हैं, सिक्योरिटी जैम है क्योंकि कल मोदी जी आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सभी रुके हुए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के कल मोदी जी यहाँ पर रुके रहेंगे, तो कल भी यहाँ पर रहेंगे आप लोग? हाँ, कल भी यहाँ पर रहेंगे। यहाँ हम लोग बहुत खुश हैं उसको। अच्छा, आप भी पश्चिम बंगाल से आए? हाँ, पश्चिम बंगाल है, इंडियन आर्मी का हूँ, इंडियन आर्मी का हूँ। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं इसलिए उत्साहित है या बद्री विशाल के दर्शन करने थे आपको इसलिए? मोदी जी का ये गुरु बहिन है। दूसरी चीन की चुनौती हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक की, जिसे निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से जोर दे रही है। मिशन मेक इन इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है और कल डिफेंस एक्सपो की शुरुआत की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया और दुनिया के सामने चीन से और चुनौतियों से निपटने के लिए ब्लूप्रिंट को भी दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त डिफेंस एक्सपो का वो उद्घाटन करने वाले हैं। डिफेंस एक्सपो इस बार गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है और पिछले जो डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक भी है। मैं विश्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हथियारों के लिए हिंदुस्तान की तरफ देखती दुनिया को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है, जिसके पूरा होने पर भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब उससे जुड़े आंकड़े को बहुत ध्यान से देखिए। सिफरी की रिपोर्ट कहती है कि साल 2019 में दुनिया भर के देशों ने हथियार खरीदने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट असली सच बताती है, जिसके मुताबिक दुनिया भर के देश साल भर में हथियारों की खरीद पर 250 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारोबार में करीब 80% हिस्सा सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका का एक्सपोर्ट बाकी 9 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों को मिलाकर भी ज्यादा है। यानी अमेरिका की समृद्धि और उसकी सेना के शक्तिशाली होने में हथियारों को बेचने से होने वाली कमाई एक बड़ी भूमिका निभाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं भारत डिफेंस सेक्टर को अवसरों के अनंत आकाश के रूप में देखता है, सकारात्मक संभावनाओं के रूप में देखता है। 250 लाख करोड़ रुपए के इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ करीब 13,000 करोड़ रुपए की है। सोचिए अगर हिंदुस्तान हथियारों के इतने बड़े बाजार में
एक बड़ी शक्ति बन गया तो फिर भारत को न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा बल्कि हमारी सेना को हथियारों के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इसीलिए गांधीनगर में हो रहे इस डिफेंस एक्सपो को पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की यात्रा का अहम पड़ाव बताया और देश के नौजवानों और कंपनियों से कहा, मैं नौजवानों को, रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को विश्वास देता हूं, मैं आपके साथ हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं मेरी आज आपके लिए खपाने के लिए तैयार हूं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। इसके चलते निजी कंपनियां आगे आईं और रक्षा निर्यात में बड़ा इजाफा हुआ। फाइटर प्लेन, सबमरीन, आर्टिलरी गन, वॉरशिप हिंदुस्तान में छोटे से लेकर बड़ा हथियार बन रहा है, लेकिन सबकी नजर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर है, जिसे लेकर फिलीपींस ने $375 मिलियन का समझौता भारत के साथ किया है, जो कि अब तक भारत की ओर से सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा सौदा है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। बदलते हालात में दुनिया भर के छोटे देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जो सस्ते लेकिन सशक्त हथियारों के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्री की डिफेंस एक्सपो में मौजूदगी इस बात का सबूत है, जिनकी नजर भारत के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम पर है। पिनाका की तरह प्रचंड हेलीकॉप्टर और तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी है, लेकिन ये भी सच है कि हथियारों के इस व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तकनीक और विश्वसनीयता के मामले में भारत कई बड़े हथियार निर्यातक देशों से बेहतर स्थिति में है। यही बात हिंदुस्तान को 250 लाख करोड़ रुपए के इस बाजार में बड़ा खिलाड़ी बना सकती है, जिससे दुनिया के छोटे देशों को फायदा ही होगा, जिन्हें हिंदुस्तान के रूप में एक बेहतर और विश्वसनीय विकल्प मिल सकेगा। मंजीत नेगी, गांधीनगर, आज तक। गांधीनगर में चल रही डिफेंस एक्सपो में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से बात की आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने। देखिए, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस डिफेंस एक्सपो के दौरान सेना स्वदेशी अगर इक्विपमेंट की बात करें, किस तरह की इक्विपमेंट देख रही है, क्या फोकस एरिया है आपका? देखिए, डिफेंस एक्सपो के दौरान हमारे 3-4 मेन उद्देश्य है। सबसे पहला कि ये एक अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, जब आप भारतीय सेना का आगे जाते हुए क्या विजन है और हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हम इंडस्ट्री को बताना चाहते हैं। ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, ये और एक मौका है जहाँ पर हमारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ या नीश टेक्नोलॉजीज़ हमारे देश में अवेलेबल है, उनको किस तरह से हम प्रैक्टिस में लाए या कैसे इम्प्लीमेंट करें। तीसरा, R&D के क्षेत्र में खास करके ये अच्छा मौका है जब R&D लोग जो R&D में इन्वॉल्व है और साथ में सेना, हम दोनों आपस में बातचीत करके उसमें जो कॉमन ग्राउंड है, क्या पोटेंशियल है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। इन तीनों चीज़ों के अलावा एक और अहम मुद्दा है जो कि सिनर्जी, डिफेंस इंडस्ट्री और सेना के बीच में किस तरह से हम सिनर्जी और अच्छी ले पाए, कैसे कोऑर्डिनेट कर पाए, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को कैसे जान पाए, तो ये भी हम इस 2-3 दिन के दौरान अचीव करना चाहेंगे।